अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना विजुअल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइनोलॉजी। उसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड है, उनका क्या फंक्शन है। तो लास्ट टाइम हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, उसकी कौन सी सिक्रीशन है, कहाँ वो सिंथेसाइज होता है, कहाँ स्टोर होता है, उनके क्या फंक्शंस हैं। आज का लेक्चर हमारा है थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन, उसकी सिक्रीशंस को हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप बहुत आसान है, आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कौन सी हैं, उसके फंक्शन क्या क्या हैं, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड बेसिकली है क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि आपके नेक के अंदर, बिल्कुल नेक की रूट में, ट्रेकिया के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया की दोनों साइड के ऊपर ये अटैच होता है। इसकी दो लॉब्स होती हैं, एक राइट साइड पे ऑफ ट्रेकिया पे, एक लेफ्ट साइड ऑफ ट्रेकिया पे। दोनों दरमियान में एक दूसरे से इस्थमस की वजह से अटैच होती हैं। जैसे ये स्लाइड में है, ये आपका ट्रेकिया है, ये लेरेंक्स है। इन दोनों के जो दरमियानी जगह है उसमें ये एक लोब है इसका, ये दूसरा लोब है, और ये जो दरमियान वाली प्लेस है इसको इस्थमस बोलते हैं। इसके थ्रू ये अटैच होती हैं। अब इसका वेट 20 से 40 ग्राम होता है एक अडल्ट में। तो ये फीमेल में ज़्यादा लार्जर होती हैं बनिस्बत मेल के। फीमेल में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये जो सेक्सुअल साइकिल है फीमेल का, उसकी डिफरेंट स्टेजेस में इसका जो साइज़ है वो वेरी करता है। जैसे प्रेगनेंसी में ये इंक्रीज़ कर जाता है थायराइड ग्लैंड, और जब मीनोपॉज होता है तब इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अब इसके हार्मोन की बात करें तो इसमें टेट्रा आइडोथायरोनिन है, T4 या थायरोक्सिन बोलते हैं इसको। दूसरे नंबर पे इसका हार्मोन होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, T3 इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद कैल्सीटोनिन, ये इसकी 3 बेसिक सिक्रीशंस है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थायराइड का फंक्शन के ऊपर बेसिकली हमारा फोकस होगा। थायराइड के हार्मोन के फंक्शन क्या है? तो थायराइड हार्मोन दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ये पूरा हर सेल का मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस कर देता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये क्या करता है? ओवरऑल जो ग्रोथ होती है बॉडी में उसको इंक्रीज कर देता है। अगर हम बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करें, सबसे पहला फंक्शन जो है उसमें क्या होगा कि जो आपके जो सेल्स हैं, थायरोक्सिन क्या करता है कि आपके ब्रेन के पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है। स्वाए ब्रेन के, आपकी आई के रेटिना के, स्प्लीन, टेस्टिस और लंग्स, इन कुछ ऑर्गन को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी में जो थायरोक्सिन है वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको इन्हांस कर देता है। जैसे ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्हांस करेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की डिमांड उधर बढ़ेगी, मेटाबॉलिक वेस्ट वहाँ पे बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जो जैसे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हुआ है, बेसल मेटाबॉलिक, इसको हम कैलोरीजेनिक एक्शन बोलते हैं। अब अगर ये जो मेटाबॉलिक रेट है 60 से 100% तक बढ़ जाए तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर ये 20 से 40% तक नीचे गिर जाए तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अब बात करते हैं अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट के इन्हांस करने की, तो सबसे पहले हम एक्शन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये क्या करती है? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देती है। कैसे इन्हांस करती है कि ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको, प्रोसेस को इंक्रीज कर देती है। अब प्रोटीन प्रोड्यूस कैसे हो रही है, सिंथेसाइज कैसे हो रही है? आरएनए के ट्रांसलेशन से। आरएनए की जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज कर देगी। इसका क्या मतलब हुआ? ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों के फिनोमेना को इंक्रीज कर देगी। ट्रांसक्रिप्शन के फिनोमेना इंक्रीज होगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है।
ट्रांसलेशन का फिनोमेना इंक्रीज होगा तो आरएनए से प्रोटीन की अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी, जो राइबोसोम्स होंगे एक्टिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को बनाएंगे। उसके अलावा ये क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब चूंकि ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट है, ज़्यादा एटीपी की एनवायरनमेंट चाहिए, जो अवेलेबिलिटी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल आरएनए की सिंथेसिस है वो भी इन्हांस हो जाती है। उसके बाद बात करें ये किस तरह मेटाबॉलिक जो प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, कि ये जो सेलुलर एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब जो इंट्रासेलुलर एंजाइम अल्फा ग्लाइसेरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज और ऑक्सीडेटिव एंजाइम की प्रोडक्शन को इन्हांस कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, पहले हमने बात की प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे। ये क्या करता है, थायरोक्सिन, ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देता है। थायरोक्सिन में क्या होता है कि ये बेसिकली आपके जीआईटी ट्रैक्ट से जो ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करेगा। जैसे ग्लूकोज बॉडी में इनटेक होगी तो ये जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वो सेल के अंदर करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके अलावा ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन बॉडी में मौजूद है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। इसी बिहाफ पे क्या होता है कि जो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज के प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस है उसको भी ये इन्हांस कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद हम फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें। सबसे पहले हमने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात की, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात की। अब हम फैट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। जो थायरोक्सिन होता है वो क्या करता है, वो ओवरऑल बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट है उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब थायरोक्सिन क्या करता है, जितनी भी फैट स्टोर है बॉडी के अंदर उसको वो एडिपोज टिश्यू से निकाल के आपके जो प्लाज्मा लेवल है उसके अंदर फैटी एसिड का अमाउंट इंक्रीज कर देता है, मोबिलाइज फैट में उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद फ्री फैट के अंदर आपकी जो स्टोर्ड फैट है वो फ्री फैट के फॉर्म में आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये प्लाज्मा और लिवर फैट्स के ऊपर किस तरह एक्शन परफॉर्म करता है। इवन दो देयर इज एन इंक्रीज इन ब्लड लेवल ऑफ free fatty acid, thyroxine specifically decrease the cholesterol, phospholipid and triglyceride level in plasma। तो थायरोक्सिन का काम क्या है कि ये आपकी जो प्लाज्मा लेवल है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड के अमाउंट को कम कर देता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की मिकदार कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल रीअपटेक नहीं हो सकेगा, मेटाबोलाइज नहीं हो सकेगा, तो आपकी फुल बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी प्लाज्मा में, और एथिलोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स आपके वेसल्स के अंदर बन जाएंगे, जो कि बाद में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके अलावा थायरोक्सिन आल्सो इंक्रीजेज डेपोजिशन ऑफ फैट इन लिवर लीडिंग टू फैटी लिवर। अब थायरोक्सिन की अमाउंट अगर थायरोक्सिन की वजह से क्या होता है कि जो फ्री फैट है वो लिवर की तरफ मूव करती है ताकि उसका मेटाबॉलिज्म हो सके। फिर क्या होता है कि अगर थायरोक्सिन की अमाउंट कम हो गई तो उसकी वजह से जो लिवर की तरफ फैट की है वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकेगी और आपका लिवर फैटी हो जाएगा। थायरोक्सिन डिक्रीज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन फ्रॉम लिवर सेल इनटू बाइल, ठीक है। Cholesterol enters the intestine through bile and then it is excreted through feces। तो आपके फीसिस के थ्रू कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। अब विटामिन के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करता है कि ये क्या करता है, जो बहुत से एंजाइम की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। अब जैसे एंजाइम की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो स्पेसिफिक जो विटामिन को प्रोड्यूस करने के लिए एंजाइम चाहिए वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा प्रिकर्सर के तौर पे, जिसकी वजह से आपका विटामिन का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, अगर इसकी अगर थायरोक्सिन की हाइपर सेक्रीशन हो जाए तो
विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। कैसे कि जो थायरोक्सिन जो विटामिन को मेटाबोलाइज कर रही थी, उसको ब्रेक डाउन कर रही थी, वो फर्दर मजीद उसकी अमाउंट ब्रेक डाउन होती जाएगी ज़्यादा एक्सेस की फॉर्म में। अब चूंकि टेम्परेचर के ऊपर अगर इफेक्ट देखें थायरोक्सिन का, तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जब इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जी की कंजप्शन है वो इंक्रीज हुई, एनर्जी कंज्यूम होगी, तो उसके साइड जो बाई प्रोडक्ट्स में हीट की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली होगी। तो इसको हम थायराइड हार्मोन इंड्यूस थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं। उसके बाद हम अगर ग्रोथ के ऊपर बात करें, थायराइड हार्मोन हैव जनरल एंड स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन ग्रोथ। तो आपके जो थायराइड हार्मोन है वो आपके ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर एक्ट करते हैं। किस तरह एक्ट करते हैं? जैसे थायरोक्सिन की अमाउंट इंक्रीज होगी, आपका बॉडी की ग्रोथ इंक्रीज होगी। आपके जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चा अगर कि उसकी बॉडी में थायरोक्सिन की अमाउंट इंक्रीज होती है तो क्या करता है कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ इंक्रीज होती है। कैसे कि ये आपके जो थायरोक्सिन की वजह से अगर एपिफाइसिस का जल्दी क्लोजर हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनकी हाइट कम रह सकती है। थायरोक्सिन इज मोर इम्पोर्टेंट टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ पोस्टनेटल लाइफ। तो थायरोक्सिन आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी आ जाए तो बच्चों को मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। अगर बॉडी के वेट की बात करें तो बॉडी के वेट को मेंटेन रखने के लिए थायरोक्सिन की बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे ही आपका जो थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज करेगा बॉडी में, तो आपका वेट डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इन्हांस कर जाएगी और बॉडी वेट कम हो जाएगा। और अगर थायरोक्सिन की जो अमाउंट है वो बॉडी में डिक्रीज कर जाए तो उसकी वजह से फैट डेपोजिशन हो या ओबेसिटी हो सकती है। एक्शन ऑन ब्लड की बात करें तो ब्लड के ऊपर थायरोक्सिन का क्या एक्शन है कि ये आपके जो ब्लड फॉर्मेशन की एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी है उसको इन्हांस करता है। इन्हांस करेगा, एरिथ्रोपोसिस का फिनोमेना इंक्रीज होगा। एरिथ्रोपोसिस का फिनोमेना इंक्रीज होगा तो आपका ब्लड ज़्यादा बनेगा। अब अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ऐसी कंडीशन में पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर अगर हम थायरोक्सिन का एक्शन देखें तो ये ओवरऑल आपके हार्ट के जो फंक्शन है उसको इन्हांस कर देती है, डायरेक्टली एक्ट करती है हार्ट रेट के ऊपर, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो ओवर एक्टिविटी शुरू कर देता है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हार्ट ज़्यादा पंप करना शुरू कर देगा। ठीक है। ब्लड वेसल की बात करें तो आपको पता है जैसे मेटाबॉलिक रेट आपका इंक्रीज करता है बॉडी का, साथ ही बाई प्रोडक्ट्स की फॉर्म में मेटाबोलाइट्स इंक्रीज होते हैं, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। जैसे मेटाबोलाइट्स जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आएंगे तो वो आपके वेसल्स के ऊपर वेसोडाइलेशन का फिनोमेना करते हैं, जिसकी वजह से वेसल डायलेट कर जाती हैं। तो थायरोक्सिन आपकी ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। आर्टीरियल प्रेशर की बात करें तो आपका जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है वो उसका रेट, उसकी फोर्स इंक्रीज कर जाती है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है थायरोक्सिन की वजह से। तो ओवरऑल जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जैसे ही आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी बॉडी में, क्योंकि जो अवेलेबल ऑक्सीजन थी वो तो कंज्यूम हो गई। ठीक है। अब जो मज़ीद ऑक्सीजन हम कैसे लेंगे? रेस्पिरेशन के फिनोमेना के थ्रू। तो जितनी ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन की नीड आएगी उतनी जल्दी से हम रेस्पायर करेंगे, रेस्पिरेशन का फिनोमेना लेंगे तो सांस ज़्यादा तेज़ी से अंदर लेना शुरू कर देंगे। इंस्पायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज होगा, मेटाबोलाइट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए एक्सपायरेशन का प्रोसेस इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है।
उसके बाद हम जीआईटी ट्रैक की बात करें तो आपकी जो जीआईटी की ग्लूकोज की ऑब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो थायरोक्सिन है वो एपेटाइट और फूड इनटेक को इन्हांस कर देता है। ये जो जीआईटी की सिक्रीशन है उसको इंक्रीज करेगा, मूवमेंट को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज होगी। आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए आपके जो फीटस है खुसूसन उसको थायरोक्सिन की प्रॉपर अमाउंट का होना ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो जिसकी वजह से पेशेंट जो बेबी है उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है थायरोक्सिन आपके नर्वस सिस्टम में, वो क्या क्या हैं? ये सबसे पहले ये आपके जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है ब्रेन के अंदर उसको इन्हांस करता है। उसके अलावा इसकी जो प्रेजेंस है वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है ब्रेन में। अब थायरोक्सिन अगर ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से सीएनएस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को नर्वसनेस, एंजाइटी, कम्प्लेक्सिस या कोई भी साइकोलॉजिकल इस तरह के डिसऑर्डर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर थायरोक्सिन की इनएक्टिवेशन हो जाए, मतलब उसकी सिक्रीशन कम हो जाए, तो पेशेंट सिडेटिव रहेगा, लेथार्जिक रहेगा, मतलब सुस्त रहेगा, उसको हर वक्त गुनूदगी तारी रहेगी, सोमोनोलेंस की कंडीशन में रहेगा। अगर हम स्केलेटल मसल के ऊपर एक्शन की बात करें तो आपका जो थायरोक्सिन है उसके इफेक्ट हैं आपकी स्केलेटल मसल के ऊपर किस तरह के, जैसे ही आपके थायरोक्सिन लेवल बॉडी में इंक्रीज करता है तो आपके जो मसल है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। अब जितना ज़्यादा जो थायरोक्सिन रिलीज होगा जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन कैटाबोलाइज होना शुरू करेगी और आपके मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे। एक्टिन मायोसिन की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और आपके स्केलेटल मसल काम करना छोड़ जाएंगे और इसकी वजह से ट्रेमर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर स्लीप की बात करें तो नॉर्मल स्लीप के लिए थायरोक्सिन का नॉर्मल लेवल बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा सिक्रीशन आ जाए थायरोक्सिन की, बॉडी एक्टिवेट रहेगी तो पेशेंट स्लीपी फील करेगा। स्लीपी क्यों फील करेगा? क्योंकि वो चाह के भी नहीं सो सकता, हर वक्त थका थका रहेगा, उसकी मेंटली स्टेट जो है वो अलर्ट रहेगी, अलर्टनेस की वजह से उसको नींद नहीं आ सकेगी। सेक्सुअल फंक्शन की बात करें तो थायरोक्सिन का नॉर्मल लेवल मेल फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर इसकी ज़्यादती और कमी होगी तो जिसकी वजह से जो मेल का फंक्शन है वो कम हो सकता है। फीमेल में बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कम हो सकता है, ठीक है, या ख़त्म हो सकता है। और अगर हाइपर सिक्रीशन की बात करें तो 1 मंथ में 2 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो सकता है या बिल्कुल उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ख़त्म हो सकता है। अगर हम दूसरे ग्लैंड की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर क्या इफेक्ट है थायरोक्सिन का, तो ये क्या करती है, दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी इन्हांस करती है। उसके बाद अब तक हमने जो थायरोक्सिन का फंक्शन जस्ट पढ़े, अब हम उसकी फिजियोलॉजी, अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले बात आती है हाइपोथायरॉयडिज्म की, जिसमें आपकी जो थायराइड की सिक्रीशन है वो कम हो जाती है। थायराइड की सिक्रीशन कम होगी तो क्या कौन सी कंडीशन आ सकती है? मैक्सिडिमा या क्रेटिनिज्म, और क्रेटिनिज्म की कंडीशन। मैक्सिडिमा में क्या होता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसमें जो पेशेंट है वो सूजा सूजा रहता है, मतलब कि उसका पूरा जिस्म एडिमा शो करता है। अब इसके पीछे वजह क्या होती है कि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से आयोडाइड आयन नहीं बन पाते, या जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो नहीं बन पा रहा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो नहीं बन रहा, जिसकी वजह से हैशिमोटो थायराइडाइटिस डिजीज़ भी हो सकती है औरतों में। उसके अलावा थायराइडाइटिस भी हो सकता है जिसमें थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम कर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो सिम्टम जाहिर होते हैं उसमें क्या आता है कि जो पेशेंट होता है उसका मुंह स्वेल्ड रहता है, सूजा हुआ रहता है, आंखें भी सूजी हुई रहती हैं, नॉन फिटिंग एडिमा रहता है, जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे उधर पिट्स नहीं बनेंगे, उसकी कोई भी आप उसके एंकल के पास प्रेस करें तो उस स्वोलन एरिया में पिट्स नहीं बनेंगे, तो उसको नॉन फिटिंग एडिमा बोलते हैं।
एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है क्योंकि जो फ्री फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो थायरोक्सिन की कमी की वजह से रीअपटेक नहीं हो पाता, उसका जो रिमूवल है वो डिसर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है और ये एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ लेके जाता है, जो कि फर्दर आपके कार्डियक इश्यूज में लेके जा सकता है। ओवरऑल जितनी भी हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं? पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आपका जो एरिथ्रोपोइसिस का फिनोमेना है वो कम हो जाएगा। पेशेंट फटीग और मसल स्लगिशनेस होती है, पेशेंट को नींद में रहता है, सोमनोलेंस हो सकती है, पेशेंट को 14 से 16 घंटे तक सोता है। मेनोरेजिया पॉलीमेनोरिया हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी डिक्रीज कर सकती है, बॉडी वेट इंक्रीज कर जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, मेंटल स्लगिशनेस, उसकी बॉडी की हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, स्किन स्कैलीनेस हो सकती है, जो उसकी वॉइस है वो भारी हो जाएगी, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रिड्यूस कर जाएगा। तो ये थी आपके हाइपोथायरॉयडिज्म की बेसिक जो फीचर्स प्रोमिनेंट होते हैं वो। तो आज का लेक्चर इसी पे था। हमने थायराइड ग्लैंड को पढ़ा, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, उसके कौन कौन से फंक्शन है, और उसका फिर हमने एक कंडीशन पढ़ी जिसमें हमने मैक्सिडीमा देखा और कुछ जनरल फीचर्स देखे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। आसान सा लेक्चर है, आप इसको एक नज़र पढ़ें, इसके में इंटरेस्ट लें। आपका जैसे ही आप इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।